सभी को नमस्कार। हिस्टोरियोग्राफी की इस 11वें सेशन में 11वीं कक्षा में आज हम भारतीय इतिहास लेखन और प्रमुख भारतीय इतिहासकारों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल इन दो को एक साथ आज की क्लास में कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा विस्तार से न जाकर मैं एग्ज़ाम के टू द पॉइंट अप्रोच के साथ ही चलूँगा। तो आज की अपने क्लास के भारतीय इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी। इनकी वैसे बेसिक जानकारी हमारी दिल्ली सल्तनत में पढ़ी हुई रहती है। इसी तरह अबुल फजल के बारे में हम अकबर के शासनकाल में, मुगल काल में हम पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्विकली इनकी चीज़ों के बारे में मैं बता दूं। जियाउद्दीन बर्नी, इनका जन्म 1285 में हुआ था। 1285 में वर्तमान बुलंदशहर में, जिसे उस समय इसको नाम बरन नाम दिया गया था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इनके जन्म स्थान के नाम के आधार पर ही इनको बर्नी, इनका नाम जो सरनेम पड़ा, जियाउद्दीन बर्नी। इनका जन्म बरन में, जिसे हम वर्तमान बुलंदशहर के साथ साम्य करते हैं। हालांकि इन चीज़ों का हिस्टोरियोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है, ये सब हम दिल्ली सल्तनत में इतिहास में हम पढ़ लेते हैं। पर एक मिनट में क्विक जानकारी मैं ये बता देता हूँ। ये एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जिन्हें दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में बहुत ऊंचे ओहदे मिले। इनके चाचा जो कोतवाल थे, आइन उल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी, जिनसे सलाह लेते थे, उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के जो कोतवाल थे आइन उल मुल्क, उससे अलाउद्दीन खिलजी भी सलाह लेते थे, तो वो इनके चाचा थे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि ये एक इस तरह के रॉयल कनेक्शन इनके थे, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके इस तरह के शाही संबंध थे। और इसका फ़ायदा इन्हें प्रशासन को बड़ा नज़दीक से देखने के संदर्भ में भी मिला, और इन्हीं अपने निजी तजुर्बों को और प्रशासन के साथ नज़दीकी संबंधों के कारण इनको प्राथमिक स्रोतों तक भी पहुंच से मिलने में तुलनात्मक रूप से आसानी रही। इनका जन्म 1285 में हुआ, मृत्यु 1359 ईस्वी में हुई। इनकी जो जीवन है ये बड़ा अप एंड डाउन वाला रहा। लगभग 1335 में 50 वर्ष की आयु में ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नज़दीक आने में सफल रहे, और उनकी जो फेवर या उनका जो संरक्षण मिला, उससे ये राजकीय ओहदे में या राजकीय रुतबे में इनमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी रही। सब कुछ सही चल रहा था कि 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, और बदलती हुई परिस्थितियों में बर्नी अपने आप को सही राजगद्दी के उत्तराधिकारी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, और उन्होंने वजीर ख्वाजा ए जहां का पक्ष लिया। ख्वाजा ए जहां का पक्ष लेने के कारण ये फिरोज़ तुगलक की नज़रों से उतर गए। फिरोज़ तुगलक तो इन्हें मरवा ही देते, लेकिन किसी तरह से मैनेज करके ये अपना जीवन बचाने में सफल रह गए। लेकिन इनकी सारी संपत्ति, इनके सारे विशेषाधिकार, धन दौलत सारे छीन लिए गए, और इनको बठनेर की जेल में डाल दिया गया। लगभग 5-6 महीने ये बठनेर की जेल में भी रहे। बाद में बेहद मुफलिसी और गरीबी की हालत में इनकी मृत्यु हो गई। जब ये बठनेर जेल में थे, तभी इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों नए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए कुछ ऐसी रचना लिखी जाए जिससे वो मेरी एक मूल स्थिति को वापस से रिस्टोर कर दे। ऐसा प्रयास उन्होंने किया। तारीख है फिरोज शाही पूरी भी हुई, 1357 में पूरी हुई। इनकी मृत्यु से 2 वर्ष पहले पूरी हो गई थी, लेकिन अपने जीवन काल में ये फिरोज तुगलक तक ये रचना पहुंचाने में असफल रहे, और इसी गरीबी और बदहाली में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो बेसिक चीज़ इसमें फैक्चुअल जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये हैं कि तारीख फिरोज शाही की रचना कहाँ पे हुई? बठनेर की जेल में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो बठनेर जेल में रहे लगभग 5-6 महीने, और इसी जेल में तारीख फिरोज शाही की रचना हुई।
तारीख ए फिरोज शाही की रचना हुई। जिस उद्देश्य से ये रचना हुई थी वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। अब ये इनका जीवन काल था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी 3 रचनाएं प्रकाशित हुई, 5-7 और रचनाएं जिनके नाम मिलते हैं या मूल रूप में ये उपलब्ध भी नहीं रहती हैं। लेकिन इनकी सबसे जो प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं, पहली तारीख ए फिरोज शाही और दूसरी फतवा ए जहांदारी। तो हम इनकी रचनाओं पे चलते हैं। सबसे प्रसिद्ध रचना, इनको 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध रचनाएं, पहली है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, इसकी रचना में इनको लगभग 6 साल पूरे हुए। 6 साल लगे। 1351 में शुरू किया था, 1357 में ये पूरी हुई। इसको भी इन्होंने 2 बार, इसके 2 वर्जन मिलते हैं। पहले वर्जन में ये फिरोज तुगलक के प्रति, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति थोड़ी उदारता दिखाते हैं। दूसरे में वो उनकी जो भी नीतियां थी उन पे खुलकर सामने आते हैं। तो यहाँ इससे ये भी पता चलता है कि इनके लेखन शैली पर तात्कालिक इनके निजी जीवन का जो अनुभव रहा उसका काफ़ी लंबा प्रभाव रहा। तारीख ए फिरोज शाही ये 1351 में रचना शुरू हुई और 1357 में पूरी हुई। यानी कितने वर्ष लगे? ये 6 वर्ष में पूरी हुई। ये 6 वर्ष में पूरी हुई। और इलियट और डाउसन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया है। अगर इसको हम देखें, अंग्रेजी अनुवाद, इलियट और डाउसन। मैं केवल 1 मिनट या 2 मिनट में ये बेसिक जो जानकारी जो सामान्यतः हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ लेते हैं वो पूरा करता हूँ। उसके बाद में हम इनकी आगे की जानकारी हम पूरी कवर करेंगे। बर्नी ने उसी जगह से लिखना शुरू किया जहाँ शमसुद्दीन सिराज ने छोड़ा था। लगभग शमसुद्दीन सिराज ने 1260 के आसपास ये का इतिहास लिखा था। और जिसमें तबकाते नासिरी, और तबकाते नासिरी जहाँ समाप्त हुई है उसके थोड़े बाद से ये शुरू हो गई। यानी इसका जो इतिहास है ये 1265 से लेकर 1357 तक का इतिहास है। इसमें 1265 से लेकर 1357 ईस्वी तक का इतिहास है, जहाँ पर सिराज ने तबकाते नासिरी को छोड़ा था, यानी तबकाते नासिरी के बाद से। हालांकि तबकात नासिरी 1260 तक है, तो लगभग यहाँ से के बाद से मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। आप इसको बिल्कुल मैं टेलीग्राफिक लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ ताकि कम समय में हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें। तो यहाँ पर ये रचना शुरू होती है और इसने तारीख ए फिरोज शाही के 2 संस्करण लिखे हैं। तारीख ए फिरोज शाही का जो प्रथम संस्करण है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दिखाया गया, जबकि दूसरे संस्करण में मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा कम है। इसमें अगली चीज़ है तारीख के, यानी तारीख ए फिरोज शाही के 2 संस्करण हैं। प्रथम में मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा है, यानी सकारात्मकता दिखाई गई है, जबकि दूसरे में, यानी दूसरे संस्करण में प्रशंसा कम है। ये इनकी एक बेसिक चीज़ है कि दूसरे संस्करण में इनकी प्रशंसा इन्होंने कम की है। इसके अलावा पहले संस्करण में अलाउद्दीन के जो बाजार नियंत्रण है उसके बारे में संक्षेप में वर्णन है, जबकि दूसरे संस्करण में बाजार नियंत्रण के बारे में इन्होंने खुलकर चर्चा की है। तो दूसरी इसमें विशेषता ये है कि प्रथम संस्करण में बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन का संक्षेप में है, जबकि दूसरे संस्करण में बाजार नियंत्रण
व्यापक है, व्यापक वर्णन है या विस्तृत वर्णन है। बाजार नियंत्रण का विस्तृत वर्णन इन्होंने किया है। एक और चीज है, पहले संस्करण में जो राजधानी स्थानांतरण की थी दिल्ली से दौलताबाद, उस राजधानी स्थानांतरण पर चर्चा नहीं है, जबकि दूसरे संस्करण में राजधानी स्थानांतरण पर भी चर्चा है। तो तीसरी ये है, प्रथम संस्करण में राजधानी स्थानांतरण पर चर्चा नहीं है, राजधानी स्थानांतरण पर चर्चा नहीं है, जबकि दूसरे में राजधानी स्थानांतरण पर चर्चा है। राजधानी स्थानांतरण पर विस्तृत व्यापक चर्चा की गई है। इस प्रकार बर्नी के बारे में ये कह सकते हैं कि बर्नी का इतिहास लेखन स्वयं अपनी परिस्थितियों से प्रभावित था। बेसिकली ये अपनी परिस्थितियों से प्रभावित था। अब इसकी जो दूसरी रचना, जो प्रसिद्ध रचना है, तो सबसे प्रसिद्ध तारीख है फिरोज शाही, दूसरी है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी बेसिकली एक मुस्लिम शासक, एक आदर्श मुस्लिम शासक के गुणों की इसमें चर्चा की गई है कि किस तरह से सच्चा मुसलमान शासक, इनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसके बारे में ये व्यापक रूप से इसके ऊपर चर्चा करता है। इसके अलावा तारीख है फिरोज शाही में जो संक्षेप रूप में लिखा गया है, उसके ऊपर भी बर्नी फतवा जहांदारी में विस्तार से चर्चा करता है। तो मुस्लिम शासकों के, एक आदर्श मुस्लिम शासक के गुण, उसके कर्तव्य, इन सब पे चर्चा के कारण बर्नी को मुस्लिम शासकों का कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इनकी जो दूसरी जो रचना है वो है फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी। इसको मैं फ्रेश पेज से ले लेता हूं। तो इनकी दूसरी रचना है फतवा ए जहांदारी, और इसकी जो मूल चीज है वो है आदर्श मुस्लिम शासक के गुण व कर्तव्य। इन सब चीजों पर विस्तार से चर्चा की गई है। और इस पुस्तक में तारीख ए फिरोज शाही में जो संक्षेप चर्चा थी, जो संक्षेप चर्चा थी, संक्षेप चर्चा है, उन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा है। जिन बिंदुओं पर संक्षेप में चर्चा है, उन बिंदुओं पर विस्तार से तारीख है फतवा ए जहांदारी में विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए बर्नी को मुस्लिम शासकों का कौटिल्य भी कहा जाता है। यानी बर्नी को क्या कहा जाता है? मुस्लिम शासकों का कौटिल्य, मैकियावली। मुस्लिम शासकों का कौटिल्य भी हम कह सकते हैं। ये दोनों पुस्तकें पब्लिश भी हुई। इसके अलावा बर्नी की एक जो तीसरी पुस्तक और जो प्रकाशित हुई वो है तारीख है बरामे का। जो अन्य प्रकाशित जो पुस्तक है उसमें जो तीसरी पुस्तक है वो है तारीख ए बरामे का। ये भी प्रकाशित हुई है। अब इसके अलावा, इन तीन पुस्तकों के अलावा, इसमें ज़्यादातर दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में भी इस पर पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। अब इसके अलावा जो अन्य अप्रकाशित किसी समय रही होंगी, लेकिन जो अन्य अनुपलब्ध जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में प्रसिद्ध रचना है जैसे सलात ए कबीर। इसका मतलब, कबीर का मतलब होता है महान, ग्रेट। सलात का मतलब होता है प्रार्थना, महान प्रार्थना। तो अन्य रचनाएं इसके ऊपर भी, क्योंकि
दोनों एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला सलात ए कबीर, सलात ए कबीर या महान प्रार्थना। दूसरा हसरतनामा, हसरतनामा को कुछ विद्वान बताते हैं कि संभवतः ये इनकी आत्मकथा थी। कुछ विद्वानों के अनुसार इसमें मुस्लिम शासकों के गुण भी बताए गए हैं। तो दूसरी जो प्रसिद्ध रचना है वो है हसरतनामा। तीसरी है सनाए मोहम्मदी या नाटे मोहम्मदी। तो सनाए मोहम्मदी, इसमें मोहम्मद साहब की जीवनी है, यानी पैगंबर की जीवनी है। इसमें पैगंबर की जीवनी बताई गई है। चौथी है इनायतनामा ए इलाही, चौथी रचना है इनायतनामा ए इलाही। इलाही हम कह सकते हैं ईश्वर, इनायत एक रहम कृपा देन, यानी ईश्वर की देनों की पुस्तक। इनायतनामा ए इलाही, ईश्वर की देनों की पुस्तक। इनायत नामा ए इलाही या ईश्वर की देनों की पुस्तक, वो है चौथी रचना। इसके अलावा मासिर सदात यानी सैयदों के सत्कार्य, ये इनकी अन्य पुस्तक थी। मासिर सदात या सादात, मासिर सादात यानी सैयदों के सत्कार्य, ये इनकी अन्य पुस्तक थी। बर्नी की रचनाओं की जो खास तौर पर विशेषता ये है कि बर्नी अपने कालखंड के, अपने चारों ओर के परिवेश से बड़े प्रभावित थे। इसलिए बर्नी की रचनाओं में तत्कालिक राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश की हमें अच्छी जानकारी मिलती है और वो उससे प्रभावित भी हैं। यानी बर्नी राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित है। बर्नी राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित है। इसी कारण ये जो निम्न कुल के व्यक्तियों को देखते हैं तो भी ये बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। ये अपने आप को कुलीन मानते हैं। एक सोशल हायरार्की, एक डिस्क्रिमिनेशन, स्टेटस का जो डिस्क्रिमिनेशन भेद है जिसको इस्लाम में वर्जित किया गया है, लेकिन ये अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों में अपनी कंडीशनिंग से इसको पूरी तरह से निकाल नहीं पाए। तो ये शायद बर्नी की रचनाएं हैं। अब बर्नी की जो इतिहास की जो अवधारणा है उस पर हम चलते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग होगा बर्नी की इतिहास की अवधारणा। इतिहास की अवधारणा। बर्नी बेसिकली इतिहास को व्यावहारिक, उपदेशात्मक और अभिजात्य, ये इनकी तीन विशेषताएं। बर्नी का जो इतिहास है वो व्यावहारिक है, वो उपदेशात्मक है और बर्नी का इतिहास अभिजात्य है। तो इन तीनों पॉइंटों में हम चर्चा कर लेते हैं कि बर्नी के इतिहास में, क्योंकि 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों में कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो पहली विशेषता है व्यावहारिक, या इसकी अवधारणा कौन सी इस पर आधारित है, व्यावहारिक। दूसरी उपदेशात्मक, उपदेशात्मक बनाने के चक्कर में ये बहुत स्थानों पर इतिहास में कालक्रम में मात खा जाते हैं। और तीसरा है अभिजात या अभिजात्य, एरिस्टोक्रेटिक है, व्यावहारिक है और उपदेशात्मक है। व्यावहारिक ये है कि बर्नी, अब इसमें पहले टॉपिक में आते हैं कि व्यावहारिक किस आधार पे है। बर्नी के अनुसार इतिहास मानवीय क्रियाकलापों का विशाल दृष्टिपटल है जो मनुष्य को दिशा निर्देश करता है। यानी इसकी एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। बर्नी मानवीय क्रियाकलापों का, अतीत में हमने जो भी गतिविधियां की हैं उनका एक विशाल, एक संग्रह, एक दृष्टिपटल है जो मनुष्य को दिशा निर्देशित करता है। और इतिहास मनुष्य को दुर्लभ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, एक इनसाइट प्रदान करता है। यहाँ पर बर्नी का दृष्टिकोण फ्रांसिस बेकन के दृष्टिकोण से मिलता जुलता प्रतीत होता है कि हिस्ट्री मेक्स अस वाइज, हिस्ट्री हमें बुद्धिमान बनाती है। बर्नी भी ये मानते हैं कि इतिहास के कारण हम अपने अनुभव और तजुर्बों के कारण दूसरों के अनुभव और तजुर्बों से अपने अनुभव और तजुर्बों को और ज़्यादा परिमार्जित, परिष्कृत कर सकते हैं। तो ये हमें एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, मनुष्य को पाप और पुण्य, अच्छे बुरे
और मित्र और शत्रु के बीच में अंतर करने की एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसलिए इतिहास से ही मनुष्य दूसरों के अनुभव से सीख सकता है। तो बेसिक चीज ये क्या है कि दूसरों के अनुभव से सीखना संभव है। इतिहास हमें क्या देता है? अंतर्दृष्टि देता है। और इसके अलावा क्या देता है? अच्छे बुरे, शत्रु मित्र, पाप पुण्य आदि में अंतर करने की समझ देता है। यानी इतिहास से दूसरों के अनुभव से सीखने का वो तजुर्बा देता है या एबिलिटी देता है। तो यानी यहाँ बेकन वाली चीज़ आ जाती है कि हिस्ट्री मेक्स अस वाइज। हालांकि ऐसा एग्जैक्ट इन शब्दों में इन्होंने नहीं कहा है, पर हम भावार्थ में जाएं, शब्दार्थ में न जाकर भावार्थ में जाएं तो काफ़ी हद तक इसके जो व्यवहारिक अप्रोच है वो बेकन के अप्रोच से मिलती जुलती है। मैं फिर ये कह दूं कि ये बरनी इतिहास को मानवीय क्रियाकलापों का एक विशाल दृष्टिपटल बताते हैं जो मनुष्य को दिशा निर्देशित करता है, मनुष्य को अनुभव देता है और उन अनुभवों से सीखने की एबिलिटी देता है, जिसके कारण उसमें एक ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित होती है जिससे वो अच्छे बुरे, पाप पुण्य, शत्रु मित्र इनमें डिफरेंस कर सकता है और अपनी एक जीवन को एक प्रॉपर गाइडेड वे में चला सकता है। दूसरी जो इनकी विशेषता है उपदेशात्मक। अब जो दूसरी विशेषता बर्नी बताते हैं कि बर्नी के इतिहास की अवधारणा में एक आता है प्रीचिंग या उपदेशात्मक। तो पीटर हार्डी बर्नी की तारीख में, पीटर हार्डी ब्रिटिश इतिहासकार हैं, हिस्टोरियोग्राफी की, वो कहते हैं कि बर्नी के इतिहास में बेसिकली उपदेशात्मक प्रकृति अधिक है। तो इसमें यह भी है पीटर हार्डी तारीख को, यानी तारीख से मतलब तारीख है फिरोज सही, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तारीख को उपदेशात्मक मानते हैं, उपदेशात्मक मानते हैं। और बहुत जगह जैसा मैंने बताया कि उपदेशात्मक होने की प्रकृति के कारण या उपदेशात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के कारण इसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस या तारीख की जो एक घटनाओं का क्रमिकता है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो पहली चीज व्यवहारिक में मतलब इतिहास का ज्ञान व्यक्ति दूसरों के अनुभव से अपने अनुभव को समृद्ध बनाता है, दूसरों से एक अनुभव से सीखता है। पहली चीज तो यह है कि इतिहास व्यवहारिक है, इसका मतलब अंतर्दृष्टि रहता है, दूसरों के अनुभव से अपने अनुभवों को और अधिक समृद्ध बनाकर हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं, हम जीवन में कामयाब हो सकते हैं। पहली चीज तो ये। और उपदेशात्मक में यह है कि हमें कैसा करना चाहिए, एक आदर्श स्थिति की बात भी यहाँ पर आती है। तीसरी जो विशेषता जो मैंने बताई बर्नी के इतिहास में कि बर्नी का इतिहास कैसा है, अभिजात्य कुलीन है। तो बर्नी की जो संकल्पना है वो बेसिकली राज परिवार और उच्चतर वर्गों से निर्मित है और उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। जो तीसरी इनकी इतिहास की अवधारणा की है वो है ये अभिजात्य है, अभिजात्य या अभिजात। क्योंकि बर्नी का स्वयं का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था और इनके बाप दादा के ज़माने से ही ये दिल्ली सल्तनत की संस्थापना और उनमें बलबन और उससे पहले भी ये इनके पूर्वज अच्छी पोस्ट पर रहे थे। इसलिए जो समाज की जो संकल्पना है वो राज परिवार और उच्च वर्गों तक सीमित है। यानी ये राज परिवार वह उच्च वर्गों के इर्द गिर्द है, इर्द गिर्द है। हालांकि आज के समय में हम मार्क्सवादी समाजवादी कंसेप्ट इसमें देखना चाहें तो वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बर्नी क्या कहता है कि योग्यता, वो निचले जो तबके हैं उससे घृणा करते थे और ये कहते थे कि योग्यता ऊंचे कुल और खानदान में और दुर्गुण निम्न कुल में जन्म लेते हैं। तो इसमें एक कुलीन वर्गीय पूर्वाग्रह है, एक कुलीन पूर्वाग्रह इनके इतिहास दर्शन में झलकता है और ये निम्न तबके से गणना करते थे, तबके से गणना करते थे। यहाँ पर जो बलबन कहता था कि वो नीचे कुल के आदमी को देखते हैं तो उनकी नसों में
खून दौड़ने लगता है कि ये मेरे सामने क्यों है। इस तरह की बात बर्नी भी इसी तरह का दृष्टिकोण रखते हैं और ये कहते हैं कि योग्यता उच्च कुल या उच्च खानदान में होती है और दुर्गुण निम्न कुल या निम्न खानदान में होते हैं। तो उच्च कुल में योग्यता होती है और निम्न कुल में दुर्गुण होते हैं। निम्न कुल में दुर्गुण होते हैं। उच्च कुल में योग्यता होती है और निम्न कुल में बेसिकली दुर्गुण होते हैं। तो ये बर्नी की एक बेसिक हम इतिहास की अवधारणा, ये जो पॉइंट हैं 3 पॉइंट ये पुस्तक ई श्रीधरन की पुस्तक में दिए हुए हैं। तो चौथा विकल्प इसमें कहीं से भी आ सकता है कि व्यावहारिक है, उपदेशात्मक है, अभिजात है। तो चौथा कोई प्रश्न बना के विकल्प इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि स्टैंडर्ड बुक है उसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये तो बर्नी की एक इतिहास की अवधारणा होगी। अब बर्नी के अनुसार इतिहास लेखक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं बर्नी की इतिहास लेखक की होनी चाहिए। इतिहास लेखक की विशेषताएं, बर्नी के अनुसार इतिहास लेखक की विशेषताएं। तो बर्नी पहली चीज तो ये कहता है कि या बर्नी के इतिहास लेखन की विशेषता, लेखक नहीं है, लेखन की, इतिहास लेखन की विशेषताएं। बर्नी के इतिहास लेखन में क्या क्या विशेषताएं हैं। बर्नी का इतिहास लेखन बेसिकली कार्य कारण की अवधारणा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बर्नी के इतिहास लेखन में पहली है कार्य कारण की अवधारणा महत्वपूर्ण है। बर्नी एक जगह कहते भी हैं कि बलबन के वंश का पतन इसलिए हुआ कि बलबन ने काफ़ी खून खराबा किया। तो वो 20 साल में जितना खून खराबा किया जिससे उससे बलबन के वंश का पतन हो गया। कार्य कारण, ये अवधारणा इसकी एक महत्वपूर्ण बर्नी के इतिहास लेखन की विशेषता है। दूसरी है बर्नी का ऐतिहासिक चेतना मुख्यतः राज्य ढांचे में ढली जटिलताओं के आसपास है। ये मैंने बताया कि राजकीय ताने बाने के इर्द गिर्द बुनी है, राजकीय ताने बाने में, ताने बाने व जटिलताओं के इर्द गिर्द, यानी कुलीन है वो वाली भी बात है, वही यहाँ पर आ रही है। राजकीय ताने बाने व जटिलताओं के, राजकीय ढांचे के जटिलताओं के इर्द गिर्द है। तीसरी जो बर्नी का इतिहास है वो बेसिकली कुरान, हदीस, फ़िक़ह और जो शेखों के तरीक़ों पर ये निर्भर है। तो कुरान, हदीस, फ़िक़ह, फ़िक़्ह भी बोला जाता है इसे, जिसको हम कह सकते हैं इस्लामी कानून, इस्लामी कानून एवं शेखों की जो जीवनी है, शेखों के जो तौर तरीके हैं उस पर निर्भर है, शेखों के तरीकों पर निर्भर है। अब इस परसेप्शन के कारण, कुरान, हदीस, इसके कारण ये कभी भी थियोक्रेटिक, यानी इनका जो इतिहास लेखन है वो बेसिकली किस तरह का हो गया है, इनका जो इतिहास लेखन है वो बेसिकली एक धर्म आधारित, एक व्यवस्था पर, एक धर्म के सांचे में एक डला हुआ, एक धर्मशास्त्रीय ढांचे में डला हुआ एक इतिहास हम इसको कह सकते हैं। तो धर्मशास्त्रीय ढांचे में इतिहास का दर्शन डला है। बर्नी का इतिहास का दर्शन एक धर्मशास्त्रीय सांचे में, एक धर्मशास्त्रीय ढांचे में डला हुआ इनका इतिहास दर्शन बेसिकली माना जाता है। बर्नी ये भी प्रयास करते हैं कि राज्य किस तरह से काम करना चाहिए, राजतंत्र को हमें किस तरह से काम करना चाहिए और
ये भी देखता है कि अतीत से हम कैसे इससे सीख सकते हैं। यानी बर्नी का जो बेसिक दृष्टिकोण है वो ये है कि अतीत के साथ साथ वर्तमान में राज्य कैसे काम करे, इन तीन दोनों चीज़ों को वो समायोजित करता हुआ चलता है। अतीत के साथ वर्तमान में राज्य शासन कैसे कार्य करे, इसका जो समायोजन है वो इसमें है। कहने का मतलब है कि अतीत को देखने के साथ साथ वो ये भी देखने का एक तरीके से प्रयास करता है कि राज्य या राजतंत्र को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अतीत को तो दिखाता ही है और वर्तमान में ये कैसे कार्य करे, तो इसकी एक प्रासंगिकता भी बर्नी के इतिहास लेखन की हम एक विशेषता हम मान सकते हैं। अगली जो इसकी हम विशेषता मानते हैं, बर्नी एक इतिहास के बारे में एक बहुत अच्छी बात कहता है। बर्नी ये कहता है कि इतिहास की उपयोगिता में लिखता है कि मेरा जीवन पुस्तकों के सूक्ष्म अध्ययन में व्यतीत हुआ है और मैंने प्रत्येक विज्ञान में प्राचीन व आधुनिक दोनों प्रकार के साहित्य ग्रंथों का अध्ययन किया है। ये बर्नी का कथन है कि मेरा जीवन पुस्तकों के सूक्ष्म अध्ययन में व्यतीत हुआ है। और ये हमने आर्य जो भारतीय इतिहास है इसमें पेज नंबर 269 पर सबसे नीचे ही नीचे ये लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं। तो इससे एक बर्नी की इतिहास की अवधारणा पे वो क्लियर एक हमारा नजरिया बनता है। और ये कहता है कि मैंने प्रत्येक विज्ञान में प्राचीन एवं आधुनिक दोनों प्रकार के साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन किया है। कुरान की टीका संबंधी विज्ञान, परंपराओं, न्याय शास्त्र तथा रहस्यवाद के अध्ययन से जितना लाभ इतिहास संबंधी विज्ञान में प्राप्त हुआ है उतना ज्ञान किसी अन्य स्वरूप या प्रायोगिक क्रिया में प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये कोटेशन किताब में सीधी दी हुई है, इसलिए मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, एक वर्बली बता रहा हूँ कि इस तरीके से बर्नी की एक इतिहास की जो अवधारणा है वो हमारे सामने इतिहास लेखन की विशेषता कि बर्नी इतिहास से बड़े प्रभावित थे। और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है वो जितना लाभ इतिहास संबंधी विज्ञान से प्राप्त हुआ है उतना किसी अन्य विषय से प्राप्त नहीं हुआ है। ये एक सीधी सी कोटेशन आ सकती है कि जितना लाभ इतिहास संबंधी विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त हुआ है उतना किसी अन्य के अध्ययन से प्राप्त नहीं हुआ। ये किसने कहा है? ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। अब अगली हम मानते हैं, ये तो इतिहास लेखन की विशेषता। अब इतिहासकार की क्या योग्यता होनी चाहिए बर्नी के अनुसार? हालांकि बर्नी जो योग्यताएं बताते हैं उस पर स्वयं बर्नी खरे नहीं उतरते हैं। बर्नी के अनुसार इतिहास का आधार सत्यनिष्ठा है। ये पिछली परीक्षा में आया हुआ भी है। तो इतिहासकार की योग्यता, पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया था। बर्नी के अनुसार इतिहासकार की योग्यता, पहली योग्यता क्या है कि उसमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। बर्नी के अनुसार इतिहास का जो आधार है वो क्या है? सत्यनिष्ठा है। दूसरा है कि इतिहासकार मतलब ईमानदार, निर्भय होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है इतिहासकार ईमानदार, सच्चा, निर्भय होना चाहिए। ये सारे गुण इतिहासकार में होने चाहिए। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भयता, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और एक ये कहता है कि बर्नी कहता है कि इतिहासकार को अपने कथन में बड़ा सटीक होना चाहिए। अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा काम में नहीं लेना चाहिए। यानी सटीक कथन और अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं। अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा से बचें। एग्जिजरेटिव जो लैंग्वेज है इससे इतिहासकार को बचना चाहिए। ये इतिहासकार की ये योग्यता बताते हैं। और एक ये कहते हैं कि इतिहासकार को अमीरों के जो गलत कारनामे हैं उनको छुपाना नहीं चाहिए और इतिहास लेखन में चापलूसी नहीं करनी चाहिए। हालांकि इनके ऊपर आरोप लगता है कि फतवा तो बेसिकली लिखा ही, फतवाए जहांदारी, ये सॉरी तारीख है फिरोज शाही, ये तो बेसिकली लिखी ही चापलूसी के लिए गई है। तो एक तो चापलूसी नहीं करनी चाहिए, ये बर्नी पर स्वयं सही नहीं बैठती है, नहीं करनी
चाहिए। और चौथा, अमीरों के और शासकों के गलत कारनामे नहीं छुपाने चाहिए। गलत कारनामे नहीं छुपाने चाहिए। अमीरों के गलत कारनामों को इन्हें नहीं छुपाना चाहिए। ये इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इतिहास बेसिकली क्या है, जैसा मैंने बताया, शिक्षाप्रद उपदेशात्मक है, क्योंकि इसका इसके जरिए बाद में भावी पीढ़ियाँ सीखती हैं। इसलिए अगर चापलूसी, गलत चीज़ों को छुपाने का गुण हुआ तो हम इतिहास के जरिए क्या शिक्षा देंगे। जैसा मैंने बताया कि इतिहास उपदेशात्मक है, इनका अभिजात्य है, और इनका जो इतिहास है वो व्यवहारिक है। तो इन अगर ये विशेषताएं नहीं रहीं तो उस क्राइटेरिया पर इतिहास खरा नहीं उतरेगा। अब नेक्स्ट इसको हम डिवाइड करें, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए, कि बर्नी इतिहास के लेखन में बर्नी के क्या क्या स्रोत हैं और बर्नी के इतिहास लेखन के क्या सकारात्मक और नकारात्मक गुण हैं। इन दो के बिंदुओं के साथ ही अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो इसमें बर्नी के इतिहास के स्रोत, पहले हम इसमें इस टॉपिक पे चलते हैं। जैसा मैंने बताया कि बर्नी के इतिहास में जब इसने ये लिखना शुरू किया तब ये जेल में था। तो निश्चित रूप से जेल में उसने पहले तो प्रिपरेशन नहीं की थी कि मैं जेल जाऊंगा, और उसके पास जेल में ये सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं रहे होंगे। इसलिए मोटे तौर पर हो सकता है कि ये एक मेमोरी बेस्ड इतिहास है। और यहाँ पर बर्नी कहता है कि बर्नी के अनुसार इतिहास खोजबीन या जांच मात्र से, पड़ताल मात्र से प्राप्त जानकारी नहीं था, बल्कि अतीत का ज्ञान था जिसमें व्यक्तिगत प्रमाण और स्मृति का एक विशेष महत्व है। यानी केवल एक खोजबीन से प्राप्त एक जानकारी या तथ्य नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्तिगत प्रमाण भी है और कुछ हद तक इसमें स्मृति भी है। तो एक तो व्यक्तिगत प्रमाण, क्योंकि बर्नी ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे रहा जहाँ पे वो बड़े बड़े अमीरों से मिलता था, राज परिवार के दरबार के नज़दीक था। तो उनको व्यक्तिगत प्रमाण भी इसके पास रहे होंगे और अच्छी उसकी मेमोरी रही होगी। तो बर्नी का जो मुख्य स्रोत है उसका अपना ज्ञान और उसकी जो मेमोरी है, स्मृति है, ये बर्नी का एक मुख्य इतिहास है और इतिहास का स्रोत है। इसके अलावा बर्नी तारीख फिरोज शाही में सल्तनत कालीन अमीरों, कवियों, इतिहासकारों और संतों, धार्मिक पुरुषों की सूचियां देता है। तो इससे भी हमें ये जानकारी मिलती है कि इन लोगों के ये संपर्क में रहा होगा, जैसे अमीर, संत और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चिंतक है, इतिहासकार है, कवि है, कवि, चिंतक, लेखक, इतिहासकार आदि की सूचियां देता है, जिसके कारण यहाँ पर उसका इन लोगों से व्यक्तिगत संपर्क भी रहा होगा। तो व्यक्तिगत प्रमाण और मेमोरी के आधार पर इनका जो इतिहास का स्रोत है। बर्नी के अपने जो लेखन है उसमें प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में एक मलिकों, अमीरों और खानों की जो सूची देता है जो राज्य के प्रशासन से संबंधित थे। तो इससे पता चलता है कि इसके पास से प्रामाणिक स्रोत रहे होंगे, और लेखन के समय में हो सकता है उसके पास न रहे हों, तो उसने अपनी स्मृति को भी काम में लिया हो। लेकिन लेखन के समय ये स्रोत न रहने के कारण उसके इतिहास लेखन में एक क्रमिकता नहीं है, तिथि की समस्या है, और वो बहुत जगह बाद में उपदेशात्मक भी हो जाता है। तो मुख्यतः व्यक्तिगत प्रमाण और स्मृति पर आधारित है बर्नी का इतिहास के स्रोत। अब हम बर्नी के इतिहास के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पे चलते हैं, जिसमें हम इसको एक हेडिंग में बर्नी के इतिहास की समालोचना, समालोचना का मतलब केवल ये नहीं है कि बर्नी केवल उसकी आलोचना कर रहा है, बर्नी या हम बर्नी की आलोचना ही कर रहे हैं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक सभी पक्षों के बारे में हम चर्चा करेंगे।
बर्नी के इतिहास लेखन की समालोचना। इसमें गुण दोष सभी चीज़ें हम कवर करेंगे। लेखन की समालोचना, इसमें पहले हम इसको अगर डिवाइड करें तो इसकी दोष, इसके जो डिफेक्ट है वो हम पहले कवर कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगता है कि इसकी व्यक्तिपरकता या सब्जेक्टिविटी है, ये इसकी पहली सबसे बड़ी कमी है, यानी सब्जेक्टिविटी। हिंदी में हम कह सकते हैं व्यक्तिपरकता, यानी ये अपने पूर्वाग्रहों को इतिहास लेखन से अलग नहीं कर सका, ये अपनी निजी कथा को इतिहास लेखन से अलग नहीं कर सके। निजी कथा को इतिहास लेखन से अलग नहीं कर सके। निजी कथा को इतिहास लेखन से ये अलग नहीं कर सके। इसके अलावा बर्नी घटनाओं की व्याख्या करते समय अपने परिवेश से इतना अधिक प्रभावित होता है कि उसका जो समकालीन सामाजिक यथार्थ और निजी पूर्वाग्रह उसमें हावी हो जाते हैं, यानी अपने परिवेश से प्रभावित था। परिवेश या वातावरण से प्रभावित था। निजी पूर्वाग्रह है तभी आएंगे, ये अपने परिवेश या वातावरण से बर्नी बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो समकालीन सामाजिक यथार्थ और निजी पूर्वाग्रहों का इसके ऊपर हमें प्रभाव नजर आता है। इसके अलावा बर्नी के इतिहास लेखन में बर्नी ने तथ्यों की आलोचना संशय और पड़ताल द्वारा नहीं, बल्कि जो धार्मिक जो लोग हैं या धर्मगुरु हैं, धार्मिक और सदाचारी जन हैं, उनके द्वारा सत्यापन से सुनिश्चित किया है। तो तथ्यों को पूरी तरह से इसने जांच पड़ताल नहीं की है, यानी तथ्यों की पूरी जांच पड़ताल नहीं की। बल्कि जो धार्मिक जन हैं या सदाचारी जन हैं उनके द्वारा सत्यापित मान लिया, धार्मिक जनों द्वारा सत्यापित कथनों को मान लिया। ये बर्नी के इतिहास लेखन का एक बड़ा डिफेक्ट है। और एक चीज़ और है कि इसका इतिहास लेखन धर्म से प्रभावित है। पांचवा है इतिहास दर्शन। मैं बर्नी की बात कर रहा हूँ। बर्नी का इतिहास दर्शन व लेखन धार्मिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। धार्मिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। बर्नी का इतिहास दर्शन व लेखन धार्मिक दृष्टिकोण से या धर्मशास्त्रीय सांचे में डला हुआ है, धार्मिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। ये हदीस यानी परंपरा पर आधारित था और तारीख और मतलब इतिहास लेखन को कुरान, हदीस, फ़िक़ह उन सब चीज़ों के दृष्टिकोण से जस्टिफाई इन्होंने किया है। तो एक धर्मशास्त्रीय, एक थियोलॉजिकल एस्पेक्ट या पर्सपेक्टिव इसके इतिहास में हमें नज़र आता है। अगली जो एक कमी मैंने शुरू में बताई थी कि बर्नी के इतिहास की कमी है कि इसमें घटनाओं की क्रमिकता नहीं है। घटनाओं की क्रमिकता नहीं है, वह तिथि का ध्यान नहीं रखा गया। क्रमिकता नहीं एवं तिथि का ध्यान नहीं रखा गया। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है ये डिस्टर्ब है, तिथि का ध्यान नहीं रखा गया। ये बर्नी के इतिहास लेखन की एक कमी है। हरवंश मुखिया एक प्रसिद्ध लेखक हैं, वो ये कहते हैं कि ये कोई बर्नी की कमज़ोर यादाश्त के कारण नहीं हुआ है, बल्कि इतिहास की उपदेशात्मक प्रवृत्ति के चलते इस तरह का इसमें डिफेक्ट आया है कि ये कालक्रम के अनुसार, यदि घटनाएं कालक्रम के अनुसार
व्यवस्थित हों तो उसमें एक शिक्षा वाला बोध कम हो जाता है। अव्यवस्थित हों तो हम जो लेसन देना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से हम कन्वे कर सकते हैं। तो ये संभवतः किस कारण से रहा होगा? किस कारण इसमें ये बताते हैं कि ये शिक्षाप्रद बनाने के लिए, शिक्षाप्रद बनाने के लिए ये सब किया होगा। और ये विचार है हरवंश मुखिया का कि क्रमिकता नहीं है, तिथि का ध्यान नहीं रखा गया। और क्रमिकता और तिथि रहती तो वो एक रोचक तरीके से प्रेजेंटेबल नहीं होता, एक शिक्षाप्रद नहीं होता, उपदेशात्मक ये इतिहास नहीं होता। तो एक इसमें जो विशेषता है वो ये है कि अंत में इसमें चापलूसी का एलिमेंट है, फ्लैटरी का एलिमेंट है। निजामी ये कहते हैं कि बरनी के तारीख के फिरोज शाही के अंत में फिरोज शाह तुगलक की जो चापलूसी है वो हाइट पे पहुंच जाती है और उसमें व्यक्तिगत उसके व्यक्तित्व में एक तरीके से देवीय गुण दिखाई देते हैं। ये चापलूसी के गुण हैं, ये जो इतिहासकार निजामी कहते हैं। निजामी के अनुसार एक ये फिरोज तुगलक में देवीय गुणों का और आरोपण कर देते हैं। चापलूसी इस सीमा पर तक इसके फिरोज शाह तुगलक के बारे में पहुंच गई बरनी के इतिहास लेखन में कि फिरोज शाह तुगलक में वो देवीय गुणों का आरोपण कर देते हैं। लेकिन अब इसके कई सकारात्मक पक्ष भी हैं। ये तो मैंने इसके नकारात्मक पक्ष बताए, मैं फिर से बता दूं कि नकारात्मक पक्ष में पहला सब्जेक्टिविटी है, व्यक्तिपरकता है। ये निजी कथा से वो इतिहास लेखन से अलग नहीं कर पाया, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से इतना वातावरण से प्रभावित रहा, जिसका मैंने वजह से बताया कि तारीख फिरोज शाही के 2 वर्जन में ही इतना अंतर है। तो वो अपने परिवेश से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, तथ्यों की पूरी जांच पड़ताल भी नहीं की और धार्मिक दृष्टिकोण से इनका इतिहास लेखन या दर्शन प्रभावित था। घटनाओं में तिथि क्रमिकता का अभाव है और लास्ट में हम देखें तो इसमें एक चापलूसी का गुण भी हमें यहाँ पर देखते हैं। अब इसके इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। अगर इसमें देखें बरनी के इतिहास लेखन के कुछ गुण हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इसमें दुर्गुण ही हैं। तो बरनी में इतिहास को आकर्षक ढंग से इसने प्रस्तुत किया है। पहला तो इतिहास को रोचक व आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। इतिहास को रोचक और आकर्षक ढंग से इसने प्रस्तुत किया है और ख़ास तौर पर इल्तुतमिश के बारे में इनकी जो चर्चाएं हैं वो इतनी जीवंत हो जाती हैं। और बलबन का एक जो चित्रण है वो बूढ़े भेड़िए के रूप में बड़ा एक जीवंत, एक चौकस बूढ़े भेड़िए के रूप में एक बड़ा जीवंत चित्रण किया है। इल्तुतमिश, बलबन आदि का जीवंत चित्रण, कितना सजीव चित्रण करते हैं। खास तौर पर बलबन को तो वो एक किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, चौकस बूढ़ा भेड़िया, वेरी अलर्ट ओल्ड वुल्फ, चौकस बूढ़े भेड़िए के रूप में वो बलबन को प्रस्तुत करते हैं। और बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो भी जीवंत है। नियंत्रण प्रणाली है वो भी बलबन की बहुत ही व्यवस्थित है, जीवंत है। क्योंकि अमीर खुसरो वगैरह इनके बारे में कोई जानकारी हमें देने में विफल हो जाते हैं। बरनी जो इतिहासकार निजामी है वो ये कहते हैं कि बरनी ने इसामी और इब्न बतूता की तुलना में जो मोहम्मद बिन तुगलक के एक विरोधाभासी व्यक्तित्व का बहुत ही मर्मस्पर्शी और जीवंत चित्रण किया है। अगर देखें तो इसामी व इब्न बतूता की तुलना में मोहम्मद बिन तुगलक MBT का जीवंत व मर्मस्पर्शी चित्रण बरनी ने किया है। ये चित्रण भी बरनी ने बहुत अच्छी तरह से किया है कि किस तरह से एक उलझे हुए व्यक्तित्व को
एक बहुत ही रोचक तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे कई स्थानों पर इसमें भाषा में अतिरंजना या एग्जिजरेटिव भी हो जाते हैं कि राजधानी परिवर्तन के बाद में वो कहते हैं कि ये साहब दिल्ली में तो एक कुत्ता और बिल्ली भी नहीं बचा, और एक लंगड़े को लेके गए घसीटते हुए दौलताबाद, फिर उसकी जो टांग, और इस तरह का जो वर्णन है, तो एक कुत्ते या बिल्ली का भी यहाँ पर न बचना, ये खास तौर पर ये मैं बता रहा हूँ। वो किस्सा तो लंगड़े वाला इसका है या किसी और का देखना पड़ेगा, लेकिन ये जो कहता है कि एक बिल्ली या कुत्ता भी वहाँ पर बचा नहीं, ये इस तरीके से एक अतिरंजना वाली भाषा इन्होंने काम में ली है। इसका उद्देश्य कुछ हद तक उसके यहाँ पर जो राजधानी परिवर्तन हुई उसके प्रति उसकी खुद की व्यक्तिगत निजी निजी कुंठा या फ्रस्ट्रेशन भी था। और ख़ास तौर पर जब वो ये कहता है कि मुद्रा परिवर्तन, जो सांकेतिक मुद्रा हुई, सांकेतिक मुद्रा के बाद में प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया, तो इससे ये भी एक अतिरंजित वर्णन लगता है। इससे एक बहुसंख्यक हिंदू समाज के प्रति उसकी एक कुंठा भी झलकती है। और बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्दोष मुसलमानों की जो हत्या की जाती है उससे भी काफ़ी दुखी था। और वो कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के महल से तो एनी टाइम एक खून का दरिया बहता रहता है, दरवाजे से खून टपकता रहता है निर्दोष मुसलमानों का। तो इस तरह की एक एग्जिजरेटिव लैंग्वेज भी है इसमें। ये एग्जिजरेटिव लैंग्वेज केवल इसके इतिहास को हम एक रोचकता देने के पुट के हिसाब से हम मान सकते हैं। उसमें सत्यता का अंश कम हो सकता है, लेकिन उसमें जीवंतता अधिक प्रकट होती है। और मैं यहाँ पर बर्नी के इतिहास लेखन की जीवंतता या जो उसकी एक रोचकता है उसके एस्पेक्ट पे ही बात कर रहा हूँ कि वो एक लिंग्विस्टिक एग्जिजरेशन पे चल गया। तो यहाँ पर बर्नी स्वयं अपने इतिहास में जो शुरू में लिखा था कि भाषा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होनी चाहिए, वो अपने ही जो ओपिनियन है उसके अगेंस्ट जाके उसने लिंग्विस्टिक एग्जिजरेशन या भाषागत जो भटकाव है, भाषागत एक अतिरंजना है, उसके वो शिकार हो गया। तो ये मुख्यतः बर्नी के इतिहास की हम विशेषता, गुण दोष, ये सारी चीज़ें हम मान सकते हैं। ओवरऑल इसकी जो विशेषता ये रही कि ये अपने समकालीन अन्य इतिहासकारों की तुलना में इसने इतिहास को एक ऊंचे स्टेटस पे ले गया। हम 20th सेंचुरी के पैरामीटर से, 21वीं शताब्दी के पैरामीटर से अगर हम देखना चाहें तो वो तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब अगले इतिहासकार हैं अबुल फजल। इसको हम बड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि अबुल फजल के बारे में सामान्यतः जानकारी हम इतिहास में हम पढ़ लेते हैं मुगल काल में। नेक्स्ट है अबुल फजल। अबुल फजल ये 1551 में जन्म हुआ और 1602 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु जहांगीर ने करवा दी थी और था सरदार वीर सिंह बुंदेला को उकसाकर या उसको प्रेरित करके वीर सिंह ने इसकी हत्या 1602 ईस्वी में करवा दी थी एक राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत। इनका जो जन्म है वो आगरा में हुआ है। हालांकि इनके जो पिता हैं शेख मुबारक के, वो मूलतः नागौर के रहने वाले थे। पिता शेख मुबारक ये नागौर के रहने वाले थे और इनका जन्म आगरा में हुआ है। इनके दूसरे भाई थे फैजी, यानी इनके भाई कौन हैं? फैजी हैं। वो भी मुगल राजकुल में, राज परिवार में बड़े उच्च पद पर और अनुवाद विभाग के एक वो हेड भी थे। तो फैजी के भाई थे अबुल फजल। और शेख मुबारक के वही व्यक्ति हैं जिसने इनकी जो धर्म के बारे में अकबर के विचारों को मॉडिफाई करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शेख मुबारक और इनका जो परिवार है ये मूलतः महदवी विचार से प्रभावित थे, महदवी विचार से प्रभावित थे। और इसके कारण कट्टरपंथी जो उलेमा वर्ग है वो इनकी बड़ी आलोचना करता था। तो इनका बचपन अबुल फजल का कट्टरपंथियों के तानों मानो जो ताने मारे गए उनसे ये बड़े पीड़ित थे, प्रताड़ित थे।
और इसी कारण ये इस्लामिक कट्टरपंथ की बजाय एक उदारवादी एक लेखक के रूप में सामने हमारे सामने आते हैं। महदवी विचारधारा के कारण इनको प्रताड़ित भी किया गया, तो इसलिए ये कट्टरपंथी इस्लाम के वर्जन की बजाय एक उदारवादी इस्लामिक राइटर के रूप में हमारे सामने आते हैं, जहाँ पे धर्म की कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं रही। लेकिन इनके इतिहास में भी वही कमी है कि एक चापलूसी वाला गुण तो इनके इतिहास में भी है कि अकबर को एक देवीय शासक के रूप में ये प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाना चाहते हैं, और उस अति उत्साह में ये अकबर के व्यक्तिगत दोषों को इग्नोर कर देते हैं या उनके ऊपर पर्दा डाल देते हैं। तो अबुल फजल एक रूढ़िवादिता के प्रति इनके मन में एक स्वाभाविक घृणा थी। इसके अलावा इनके जो विचार हैं, इब्न अल अरबी के विचारों के से भी बड़े प्रभावित हैं। वहदतुल वजूद या अस्तित्व की जो एकता है उससे भी ये बड़े प्रभावित हैं। तो दूसरा, इब्न अल अरबी वहदत उल वजूद से प्रभावित थे। ये वहदत उल वजूद से या अस्तित्व की जो एकता की अवधारणा है उससे ये प्रभावित थे। अब इनकी हम अगर प्रमुख रचना देखें, का जो प्रमुख जो रचना है वो अकबरनामा है, और ये अकबर के कहने पर इन्होंने लिखी है। तो इनकी प्रमुख रचना है अकबरनामा। ये अकबर के आदेश पर लिखी गई, और इसी अकबरनामा के जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी कहलाती है, जिसमें मुख्यतः रिकॉर्ड, सांख्यिकी के आंकड़े ये काफ़ी मात्रा में इसमें है। इसमें अकबरनामा में अकबर के शासन के 46 वर्षों तक की घटनाएं लिखी गई हैं। 7 वर्ष में ये पूरा हुआ, और इसका 5 बार इसमें संशोधन किया गया। यानी इसमें 7 वर्ष में ये लिखी गई, 5 बार लिखते समय संशोधन हुआ, 5 बार इसमें संशोधन हुआ, और 46वें वर्ष तक का, अकबर के राज्यारोहण के 46वें वर्ष तक का इसमें इतिहास है। तो इसमें अकबर के जो शासन की 46 वर्ष तक की घटनाएं इसमें दी गई है। इसके अलावा जो आईने अकबरी है, जैसा मैंने बताया, ये इसकी अकबरनामा का तीसरा भाग है। आईन ए अकबरी, ये इसका थर्ड पार्ट है, अकबरनामा का तीसरा भाग है। ये सामान्यतः एक फैक्चुअल डिटेल है, ये अपने पास से ये रहती ही रहती है। आईने अकबरी को प्रारंभ में तारीख ए मुकद्दस आइनस ए मुकद्दस, आईना ए मुकद्दस ए शाही भी कहा जाता था। इसका जो मुख्य नाम था आईना ए मुकद्दस ए शाही। मुकद्दस ए शाही, प्रारंभ में इसको इस नाम से भी जाना जाता था। बर्नी जहाँ इतिहास को ये कहते हैं कि इतिहास का जो ज्ञान है ये हमें और ज़्यादा चीज़ों को समझने में योगदान देता है। इतिहास के ज्ञान को वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। समस्त प्रकार के ज्ञान में जितना वो कहते हैं कि जितना लाभ इतिहास के विज्ञान से हुआ है, बर्नी ये कहते हैं कि उतना किसी अन्य से नहीं हुआ। उसी तरह अबुल फजल ये कहते हैं कि इतिहास विज्ञान की एक विज्ञान का एक अनोखा मोती है। तो अबुल फजल इतिहास को विज्ञान का अनोखा मोती कहते हैं। इतिहास विज्ञान का अनोखा मोती है। अबुल फजल, ये अबुल फजल का कथन है।
अबुल फजल के जो इतिहास की जो सामग्री एकत्रित करने के लिए, चूँकि ये भी एक रॉयल सर्किल में अकबर के काफ़ी नज़दीक रहे, तो अधिकारियों, रईसों और गणमान्य व्यक्तियों से इन्होंने पूछताछ की। इसके अलावा सरकारी आधिकारिक रिपोर्टों का भी सहारा लिया। इसके लिए इन्होंने एक अलग से अध्यादेश भी जारी करवाया, जिसके कारण इनका जो ऑफिस या कार्यालय था उसमें तमाम तरह के अध्यादेश, आदेश जो भी जारी होते थे, फरमान, रुके, ये सब उनकी कॉपी इनके ऑफिस में आती थी। तो इस तरह का एक अध्यादेश जारी करवाया। तो इनके जो इतिहास के स्रोत हैं में हमें कह सकते हैं, स्रोत में एक तो आधिकारिक रिपोर्ट, इसके लिए एक अध्यादेश जारी करवाया था इन्होंने, जिसमें अकबर ने कहा कि सभी की कॉपी अबुल फजल महोदय के ऑफिस में जानी चाहिए। इसके अलावा अधिकारियों से, रईसों या अमीर, गणमान्य लोग, इनसे भी पूछताछ, जैसे गुलबदन बेगम है, इन्होंने हुमायूंनामा लिखा था, तो इन सब से पूछताछ के ज़रिए भी इन्होंने एक इतिहास जो लिखा है। अबुल फजल के समय इसमें एक अन्य एग्जाम में प्रश्न आता है, इतिहास लेखन की जो इस्लामिक शैली थी उसमें दो शैलियाँ थी, एक तो मंगोल शैली और दूसरी तैमूरी शैली। तो इन्होंने मंगोल जो परंपरा है उसको अपनाया, जो वाक्य विन्यास में बेसिकली क्या थी, अधिक अलंकृत थी। तो मंगोल व तैमूरी शैली प्रचलित थी इस समय इतिहास लेखन की। इसमें अबुल फजल ने कौन सी शैली अपनाई है? मंगोल शैली, जो अधिक अलंकृत थी। वाक्य विन्यास उसका अधिक लच्छेदार भाषा जिसे हम कह सकते हैं, इसको इन्होंने अपने इतिहास लेखन में मंगोल शैली को अपनाया। बेसिकली इसका जो वाक्य विन्यास अधिक अलंकृत है, इसके कारण से जो बात कहना चाहते हैं वो बीटिंग अराउंड बुश वाली सी कई बार बात हो जाती है। लेकिन आईने अकबरी में जो इनकी जो रचना है, इसमें बेसिकली आंकड़ों का संग्रह है, और 12 जो अकबर के काल के जो सूबे हैं, इनका प्रशासन और राजस्व, इन सब की जानकारी हमें मिलती है। तो अगली चर्चा हम आईने अकबरी पे कर लेते हैं। आइन ए अकबरी जो अकबरनामा का तीसरा भाग है, इसमें 12 सूबे और इनका प्रशासन व राजस्व का विस्तृत वर्णन है। एक एक चीज विस्तृत वर्णन है। ये किसमें दिया गया है? आइन ए अकबरी में ये दिया गया है। दूसरी, आइन अकबरी बेसिकली आंकड़ों का संग्रह है, और इसमें संस्थानों का क्रमिक विकास देखने में ये विफल रहा है। आंकड़ों का क्रमिक संग्रह, आंकड़ों का संग्रह, कौन से अधिकारी थे, कितने अधिकारी, क्या वेतन मिलता था, ये सारी चीज़ें। लेकिन संस्थाओं का विकास, क्रमिक विकास, इसमें नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कई बार कि कौन सी चीज़ इसके संदर्भ में सही है। हम मानते हैं कि इतना देखा है तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की कंटिन्यूटी भी उसने देखी होगी, लेकिन अबुल फजल ने संस्थाओं के क्रमिक विकास को देखने में ये असफल रहा, ये नज़रअंदाज कर दिया गया। अबुल फजल का जो मुख्य उद्देश्य वो ये था कि बादशाह, मुगल बादशाह अकबर को एक आदर्श सम्राट और आदर्श पुरुष के रूप में वो दर्शाना चाहते थे। तो अगली चीज़ है कि अकबर को आदर्श सम्राट व आदर्श पुरुष के रूप में दर्शाना उद्देश्य था। अतः कमी छुपा ली, अतः अकबर की कमियों पर पर्दा डाल दिया। अतः इन्होंने अकबर की जो बेसिक कमियां थी, इनके ऊपर पर्दा
डाल दिया। अबुल फजल का जो बेसिक दृष्टिकोण है, इसकी सकारात्मकता हम देखें तो सकारात्मकता ये है कि अकबर का इतिहास के प्रति एक बड़ा तार्किक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था। इसके इतिहास दर्शन के जो सकारात्मक पक्ष हैं वो ये है कि ये धर्मनिरपेक्ष व तार्किक दृष्टिकोण है इनका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष और तार्किक दृष्टिकोण। नकारात्मक में जैसा बताया कि अकबर को वो पूरा एक योग्य, इस तरह का एक कंप्लीट आदर्श पुरुष, इंसान, एक कामिल जिसे कहा गया है, ये सारे अवधारणा मुगल काल में हम पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो लेकिन यहाँ इनका इतिहास लेखन ये धर्मनिरपेक्ष और तार्किक है, जबकि बर्नी का जो इतिहास लेखन है वो धर्म के ढांचे में डला हुआ था, धर्म के सांचे में डला हुआ था। तो ये दोनों में कंट्रास्ट है। बर्नी जहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखता है, अबुल फजल वहीं पर धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को ये कहता है। अबुल फजल के अनुसार इस्लाम संस्कृति का एकमात्र स्रोत नहीं है, इस्लाम संस्कृति का एकमात्र स्रोत नहीं है। संस्कृति के अन्य धर्मनिरपेक्ष स्रोत भी हैं। धर्म और सभ्यताओं को योगदान देने वाले अन्य धर्मनिरपेक्ष स्रोत की भी वो चर्चा करता है। धर्म व संस्कृति में योगदान देने वाले अन्य धर्मनिरपेक्ष स्रोत भी यहाँ पर हैं। अन्य धर्मनिरपेक्ष स्रोत भी वो बताता है। तो ये अबुल फजल, मैं बरनी बोल दिया होगा, मैं अबुल फजल के बारे में बता रहा हूँ कि अबुल फजल की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बरनी धार्मिक दृष्टिकोण रखता है, अबुल फजल धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है। इन दोनों का एक कंट्रास्ट साथ साथ में आपको याद रखना है, इसलिए वो एक धर्मनिरपेक्ष इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से ये अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होते हैं। आंकड़े इकट्ठे किए हैं, हालांकि आंकड़े को एकत्रीकरण में इन्होंने संस्थाओं के क्रमिक विकास को इग्नोर कर दिया है। तो ये मुख्य मैंने पॉइंट टू पॉइंट या टू द पॉइंट अप्रोच रख के बड़े कम टाइम में इन दोनों इस्लामिक इतिहासकारी जो इतिहास लेखन की जो शैली है, इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम जो मॉडर्न इतिहास लेखक हैं, डी.डी. कोसांबी वगैरह, वहाँ से हम शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।